इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब ममालिक को लेकर एक चौंका देने वाला खुलासा कर दिया है। जिस बात का एहसास सारी दुनिया को था कि गजा पर इजराइल की तरफ से हो रहे हमले और बर्बरियत पर पूरा अरब ममालिक खामोश है, उस पर खुद नेतन्याहू ने मोहर लगा दी है। नेतन्याहू का कहना है कि अरब ममालिक उसके साथ है। शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन खुद नेतन्याहू ने जर्मन पेपर द बिल्ड को दिए एक इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया और कहा कि पूरा अरब देश पीछे से हमास को खत्म करने में उसके साथ है और जाहिरी तौर पर वो इजराइल की मजम्मत कर रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी इस खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने ये बहुत बड़ा खुलासा या इसे इल्जाम कह लें जो पूरे अरब पर लगाया है। नेतन्याहू के इस खुलासे पर यकीन ना भी करा जाए तो उसके बाद भी हकीकत सबके सामने ही है, और वो ये है कि 6 महीने बाद जंग को बीतने के बाद भी, फिलिस्तीन को जहन्नम बनाने के बाद भी, 30,000 से ज्यादा अफराद को मारने के बाद भी, यहाँ तक कि सब कुछ तबाह कर दिया और माह रमजान में जंग ना रोकने का ऐलान करने के बाद भी आज तक पूरे अरब ममालिक ने सिर्फ और सिर्फ मजम्मत के अलावा कोई ठोस कदम तक नहीं उठाया जो इजराइल को किसी तरह के नुकसान या इस हैवानियत के लिए रोक सके। इन तमाम बातों से तो ये जाहिर होता है कि नेतन्याहू ने जो अरब ममालिक पर ये बड़ी बात कही ये सच भी हो सकती है। जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि जब वो अरब खित्ते के लीडरान से बात करते हैं वो बुनियादी तौर पर जंग को समझते हैं और यहाँ तक कि खामोशी से इससे सहमत भी होते हैं। अरब लीडरान समझते हैं कि हमास दहशतगर्दी के ईरानी एक्सिस का हिस्सा हैं, जिससे उन्हें उतना ही खतरा है जितना हमास से हमें खतरा है। गजा में मिलिटेंट ग्रुप हमास के खिलाफ जंग की तुलना मौसूल की लड़ाई से करते हुए नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने हमास की 3/4 बटालियन को तबाह कर दिया है और अब हार मान लेना मौसूल में ISIS के 1/4 को छोड़ने के बराबर होगा। अगर इजराइल गजा के शहर रफा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने से पहले पीछे हट जाता है तो मिलिटेंट ग्रुप खुद को फिर से कायम करेगा और ग्रुप को नए सिरे से शुरू करेगा। नेतन्याहू के इस इल्जाम में अगर 1% भी सच्चाई है तो फिर गजा में हुई इतनी मौतों का जिम्मेदार पूरा अरब मुल्क है, इजराइल नहीं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर अरब देश हमास को खत्म क्यों करवाना चाहते हैं, इसे उन्हें क्या फायदा हासिल है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नेतन्याहू के इस खुलासे के बाद तो फिलिस्तीनियों पर अब और भी तरस आता है कि उनकी अपनी अरब कौम ने ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए जा रहे वहशियाना जुर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। सऊदी अरब के शाह ने अपना पैगाम सऊदी मीडिया के वजीर सलमान अल दोसारी की तरफ से पढ़े गए एक तबसीरे में दिया, जिसमें उन्होंने गजा में महफूज इंसानी रास्तों की जरूरत पर रोशनी डाली। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुस्लिमों के मुकद्दस माह रमजान की शुरुआत होने पर यह तबसीरा किया। आवाम के लिए जारी एक बयान में किंग सलमान ने कहा कि जैसा कि हमें अफसोस है कि इस साल माह रमजान की आमद पर फिलिस्तीन में हमारे भाई जिन हमलों से मुतासिर हैं, हम बैनुल अक़वामी बिरादरी की जरूरत पर जोर देते हैं। बिरादरी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, इन वहशियाना जुर्मों को रोकना होगा और महफूज इंसानी और राहत गलियारे फराहम कराने होंगे। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ही सऊदी अरब कार्रवाई की मांग कर रहा है। अक्टूबर में जंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैजल ने कहा, मैं फिलिस्तीन में फौजी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता, मैं सिविल बागी और सिविल नाफरमानियों को तरजीह देता हूँ। इससे हिंदुस्तान में ब्रिटिश सल्तनत और सोवियत यूनियन का पतन हो गया। मशरिकी यूरोप में मैं हमास और इजराइल हुकूमत की कार्रवाइयों की मजम्मत करता हूं। तो मुल्क में माह रमजान का चांद नजर आ गया है और कल से पहला रोजा रखा जाएगा। चांद दिखते ही मुस्लिम इलाकों में बाजार गुलजार हो गए और लोग बड़ी तादाद में इबादत के लिए मस्जिदों में पहुंचने लगे। इससे पहले इतवार के दिन सऊदी अरब में चांद नजर आया था और आज वहां पहला रोजा रखा गया है। आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई मुल्कों में रमजान का चांद नजर आ गया। आज चांद का दीदार होते ही रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। इसी के साथ मस्जिदों में तरावी और कुरान की तिलावत भी शुरू हो गई। इस्लाम में माह रमजान का बहुत आला मर्तबा है क्योंकि इसी महीने में कुरान शरीफ दुनिया में उतारा गया था। जामा मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी फरमान हैदर ने बताया कि इस्लाम में रमजान का रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज किया गया है, इसे बेवजह नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही उन्होंने बताया कि रमज़ान को 3 अशरों में बांटा गया है। पहले 10 दिन रहमत के, दूसरे 10 दिन मगफिरत के और आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। इस महीने में अल्लाह ताला बंदों पर रहमत फरमाते हैं। यही वजह है कि इस महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब
70 फर्ज के बराबर और एक नफल का सवाब फर्ज के बराबर मिलता है। 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए सभी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम जैसे कई सूबों में सैकड़ों सीटों में हार या जीत का फैसला करती है। लिहाजा इंतखाबात से पहले पसमानदा मुस्लिमों के इर्द गिर्द सियासत तेज हो गई है। पसमानदा मुस्लिम बिरादरी के कौमी सदर अनीस मंसूरी ने कहा कि उनका अंजुमन आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सपा और इंडिया इत्तेहाद का साथ देगा। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी पार्टी पसमानदा मुसलमानों को उनका वाजिब हक नहीं दे रहा है और इसकी लड़ाई भी वो आगे लड़ते रहेंगे। अनीस मंसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर फिक्र तो जताई पर उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया। बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को 5 किलो राशन देकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मौलाना आजाद फ्लोशिप को भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका अंजुमन पूरे मुल्क में पसमानदा मुसलमानों को जगाने का काम करता रहेगा। बीजेपी लंबे वक्त से पसमानदा मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम मोदी खुद कई बार अपनी तकरीरों में पसमानदा मुस्लिमों को हक दिलाने की बात कह चुके हैं, लेकिन पसमानदा मुस्लिम बिरादरी के खुले तौर पर इंडिया इत्तेहाद का साथ देने के ऐलान से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सूबे के सदर हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है। अजहरी ने योगी हुकूमत के मदरसों पर हो रहे एक्शन की मजम्मत की थी। अजहरी पहले भी कई बार योगी हुकूमत पर हमला बोल चुके हैं। अजहरी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश हुकूमत पर मुस्लिमों को टारगेट करने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि यूपी हुकूमत मदरसों और इस्लामी इल्मी इदारों को ढा रही है ताकि सूबे का मुस्लिम मुआशरा पढ़ने लिखने से महरूम रह जाए। इसके अलावा मदरसों और इदारों को गिराकर हुकूमत मुस्लिमों को डरा रही है। अजहरी पहले भी पुलिस की रडार में रहे हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि अतीक और अशरफ अहमद को योगी हुकूमत के कहने पर मारा गया था, जिसके बाद अजहरी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बीते दिन उत्तर प्रदेश में एक SIT ने अपनी रिपोर्ट में 13,000 से ज्यादा मदरसों को गैर कानूनी बताया था। साथ ही मदरसों पर बाहरी मुल्कों से हवाला रूट के जरिए माली मदद लेने का इल्जाम लगाया था। मरकज की मोदी हुकूमत ने CAA को नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो लोकसभा इंतखाबात से पहले मरकजी हुकूमत का ये बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी मुल्कों के अक़लियतों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें मरकजी हुकूमत के जरिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने CAA को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। वजीर दाखिला अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी स्पीच में कई बार CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। अब मरकजी हुकूमत ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अब उर्दू और अरबी जबान की एंट्री हो गई है। प्रयागराज में बीजेपी ने मुस्लिम मुआशरे तक पहुंच बनाने के लिए उर्दू और अरबी में लिखे गए होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसमें लिखा है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुआशरे की अच्छी आबादी है। सूबे की कई लोकसभा सीटों में मुस्लिम वोट बहुत अहम है। जैसे जैसे 2024 के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सभी पार्टी मुस्लिम बिरादरी की खुशामद में लगी है। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बीजेपी ने उर्दू और अरबी जबान में कैंपेन शुरू किया है। प्रयागराज के मुस्लिम आबादी वाले इलाके फाफामऊ में उर्दू और अरबी में लिखी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग पर लिखा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। भाजपा के इस नए होर्डिंग कैंपेन को लेकर पार्टी के लीडर समर अब्बास रिजवी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को बुलंद कर रही है। पार्टी को मुस्लिम मुआशरे का भी साथ मिल रहा है। उर्दू और अरबी जबान में बैनर मुस्लिम मुआशरे तक पहुंचने की कोशिश है। उम्मीद है कि मुस्लिम भाई बहन बीजेपी को वोट देंगे। ये पहली बार है जब कोई पार्टी उर्दू और अरबी जबान का इस्तेमाल होर्डिंग में कर रही है। इससे पहले पार्टियां सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी जबान का इस्तेमाल ही करती रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक के बाद एक कई तकरीबात में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत तकरीब में हिस्सा लिया। फिर द्वारका एक्सप्रेस वे के हरियाणा सेक्शन का इफ्तिताह किया। दिल्ली में मुनक्किद सशक्त नारी विकसित भारत तकरीब के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपा। इस तकरीब में अलग अलग रियासतों से कई खवातीन शामिल हुई। ये स्कीम खवातीन को जदीदियत के साथ एग्रीकल्चर में अपना योगदान देने के लिए शुरू की गई। इसके लिए हुकूमत फ्री में ट्रेनिंग भी दे रही है। बता दें, इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब भी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरी बेइज्जती की। मोदी की स्कीम जमीनी तजुर्बों का नतीजा है। और क्या कुछ कहा PM मोदी ने, सुनवाते हैं। और मैं आज
देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं, जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए टीएमसी ने मगरबी बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने लिस्ट में एक्टर, एक्ट्रेस और खेल की दुनिया के कई दिग्गजों के नाम शामिल किए हैं। बता दें कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बहरामपुर से टीएमसी ने दिग्गज क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि सीट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी उनके खिलाफ मैदान में होंगे। आपको बता दें कि बहरामपुर इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और अधीर रंजन चौधरी साल 1999 से इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वहीं संदेश खाली तनाज़े के बाद जो असर दिख रहा है उसमें मौजूदा पार्लिमानी मेंबर नुसरत जहां को उनकी सीट बशीरहाट से हटा दिया गया है, लिहाजा अभी सीट से हाजी नूरुल इस्लाम इंतखाब लड़ेंगे। वहीं टीएमसी ने सस्पेंडेड पार्लिमानी मेंबर महुआ मोइत्रा को उनकी मौजूदा सीट से टिकट दिया है। वहीं आसनसोल से अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो पार्टी ने साबिक क्रिकेटर कीर्ति आजाद को बर्दवान से टिकट देकर भरोसा जताया है, जबकि पार्टी ने मुर्शिदाबाद सीट से फिर से अबू ताहिर खान को टिकट दिया है। ताहिर साल 2019 के इंतखाबात में सीपीआईएम की सिटिंग एमपी को हराया था। हालांकि इसके साथ ही पार्टी ने उलूबेरिया से साजिदा अहमद को तीसरी बार टिकट दिया है। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि मगरबी बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी से बातचीत चल रही है, वहीं अब बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर ममता बनर्जी ने इंडिया इत्तेहाद को एक बड़ा झटका दे दिया है। इंतखाबी बॉन्ड से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ये सुनवाई एसबीआई की उस दरख्वास्त पर हुई है जिसमें सियासी पार्टियों को मिले हर इंतखाबी बॉन्ड की तफसीलात का खुलासा करने के लिए एसबीआई ने समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2024 करने की गुजारिश की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि एसबीआई कल ही बॉन्ड से जुड़ी सारी मालूमात दे और इलेक्शन कमीशन इसे 15 मार्च तक पब्लिश करे। आपको बता दें, एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरे प्रोसेस को पलटना होगा और इसमें वक्त लगेगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल तक ही मालूमात देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हुक्म देते हुए कहा कि कहां दिक्कत आ रही है, आपके पास तो सील बंद लिफाफा है, उसे खोलो और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा फराहम कराओ। इसके साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को वार्निंग दी है कि अगर बैंक ने 12 मार्च तक बॉन्ड की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को नहीं सौंपी तो वो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने होली से पहले मुलाजमीन और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी हुकूमत ने सूबे के मुलाजमीन और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से करीब 28 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। वहीं जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। बता दें, योगी हुकूमत के 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने से मुलाजमीन की सैलरी बढ़ जाएगी। अभी तक यूपी में सूबे के मुलाजमीन को 46% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन 4% की बढ़ोतरी के बाद से ये 50% हो जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनमें 8 लाख टीचर और 10 लाख पेंशनधारी हैं। डीए में बढ़ोतरी की वजह से रियासती हुकूमत के खजाने पर 314 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वहीं इससे पहले मरकजी कैबिनेट की बैठक में मरकजी हुकूमत ने भी डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी और ये 50% हो गया था। मरकज के कदम के बाद योगी हुकूमत ने भी इसमें बढ़ोतरी कर दी है। तो मुल्क भर में जल्दी लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं। वहीं इन इंतखाबात की तैयारियों को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बीते 8 मार्च को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले पिछले महीने अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए थे, लिहाजा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के ओहदे खाली हैं। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट से मालूमात मिल रही है कि इन ओहदों पर तकर्रूरी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में 15 मार्च को बैठक होगी, जिसमें लोकसभा में मेहमान खुसूसी अपोजिशन लीडर पीएम की तरफ से मनोनीत मरकजी वजीर का पैनल शामिल होगा, जिससे साफ है कि अब 15 मार्च के बाद ही लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो सकता है।
आपको बता दें, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद चुनाव आयुक्त के नामों का ऐलान होगा और इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रूरी सदर की तरफ से की जाएगी और तभी लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी होगा। बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह चिराग पासवान को लेकर भी सियासी गलियारों में अटकलों का दौर जारी है, क्योंकि चिराग ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की बिहार में हुई रैलियों से दूरी बनाकर रखी हुई थी। इसी बीच चिराग पासवान ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। भाई, ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है, मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। राजस्थान के चूरू से पार्लियामानी मेंबर राहुल कसवा ने बीजेपी से टिकट कटने के बाद बागी तेवर दिखाए हैं। दरअसल राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए चूरू से सांसद राहुल कसवा ने पीर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें, कसवा चूरू सीट से टिकट कटने से नाराज थे। वहीं आज कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाट समाज से आने वाले राहुल कसवा को पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा और इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्लियामानी मेंबर राहुल कसवा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में लगातार किसानों की आवाज को अनसुना किया जा रहा है, जिन्हें देखते हुए आज कांग्रेस परिवार से जुड़ा हूं। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बीजेपी की पार्लियामानी मेंबर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली मालूमात के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में मुजरिम है और अदालत में जाहिरी तौर पर हाजिर होने के हुक्म के बावजूद वो सुनवाई के लिए नहीं पहुंची थी। ताहम उनके वकील ने सेहत की बुनियाद पर छूट देने की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी और जमानती वारंट जारी किया, जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है। आपको बता दें, 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर रखे धमाका खेज डिवाइस में धमाका होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इसी मामले में अब मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बीजेपी की पार्लियामानी मेंबर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।